हेलो फ्रेंड्स, हम मैनेजमेंट के क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो आंसर हैं वो भी आयोग के द्वारा दिए गए आंसर हैं यहाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी रिफ्लेक्टेड इन, पूंजीगत व्यय में परिलक्षित होगा। तो आपका जो बैलेंस शीट है वहाँ पर आपका पूंजीगत व्यय या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपकी बैलेंस शीट में परिलक्षित होता है। कहाँ होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर? आपका बैलेंस शीट में परिलक्षित होता है, क्योंकि आप जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो आपके जो एसेट्स हैं वो जनरेट होंगे, इसलिए वो कैपिटल कहाँ पर बैलेंस शीट में आपका शो होगा। फिर आता है कि क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन टू इंट्रोड्यूस्ड हु इंट्रोड्यूस्ड द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण विस्तृत को निर्धारित करने का सूत्र किसने किया? तो ये किया था आपका वी.ए. ग्रैक्यूनास ने। वी.ए. ग्रैक्यूनास ने आपका जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऑप्टिमम स्पैन ऑफ कंट्रोल फॉर्मूला दिया था। किसने दिया था? वी.ए. ग्रैक्यूनास ने। वी.ए. ग्रैक्यूनास ने आपका क्या फॉर्मूला दिया था? डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम स्पैन ऑफ कंट्रोल। डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम स्पैन ऑफ कंट्रोल। आंख बंद कीजिए और 5 बार बोलिए डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम स्पैन ऑफ कंट्रोल। फॉर्मूला किसने दिया था? ये आपका दिया था वी.ए. ग्रैक्यूनस ने दिया था। वी.ए. ग्रैक्यूनस। डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कंट्रोल ऑफ स्पैन फॉर्मूला किसने दिया था? तो ये आपका दिया था वी.ए. ग्रैक्यूनस ने। होप याद हुआ होगा। एक बार फिर से आंख बंद करके देखो कि डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कंट्रोल स्पैन ऑफ कंट्रोल फॉर्मूला किसने दिया है? तो ये आपके वी.ए. ग्रैक्यूनस ने दिया है। हिंदी में एक बार बता देती हूँ। नियंत्रण विस्तृत को परिभाषित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? तो ये आपके वी.ए. ग्रैक्यूनस ने प्रस्तुत किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम सही नहीं वाला नहीं छोड़ देते हैं, बाकी जो सही है वो हम देख लेते हैं ताकि हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो एक बार सही नहीं वाला भी देख लेते हैं कि मनी डज नॉट हैव टाइम वैल्यू। तो ये गलत है, क्योंकि मनी की टाइम वैल्यू होती है, तभी तो हमें मनी जो हम लेते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर मनी की टाइम वैल्यू ना हो तो इंटरेस्ट का तो कॉन्सेप्ट ही ना आए, ठीक है, ब्याज का कोई मतलब ही ना निकले, ठीक है। मुद्रा का कालांतर मान नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि मुद्रा का कालांतर मान होता है, इसीलिए ऋण पर हमें ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। मनी वैल्यू डिक्रीजेज विद टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की वजह से समय के साथ मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि पहले 5 रुपये में आपको जितना कुछ मिल जाता था, आज वो 5 रुपये की जगह 10 रुपये में मिलता है ना। किसी भी चीज़ को आप देख लो तो चीज़ें महंगी होने की वजह से क्या हुआ है कि आज 5 रुपये की वैल्यू कम हो गई है। उसके बाद आता है कि इंडिविजुअल प्रेफर्स टू कंज्यूमर नाउ रेदर दैन इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन मनी वैल्यू, मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है, ठीक है, क्योंकि मनी की वैल्यू आगे जाकर और ज़्यादा कम हो जाएगी, इस वजह से वो वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। मनी डज नॉट हैव टाइम वैल्यू, ये तो गलत ही है। वैल्यू ऑफ मनी इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, पैसे का मूल्य अलग अलग समय बिंदु पर अलग अलग होता है, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोर्स ऑफ फंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है? तो सेल ऑफ बिल्डिंग ओनली, केवल इमारतों की बिक्री। इशू ऑफ शेयर ओनली, केवल शेयर जारी करना। एक मिनट, आपको जो निधि का स्रोत है, आपको अगर सोर्स ऑफ फंड है तो केवल शेयर जारी करना, या फिर केवल इमारत की बिक्री, केवल लिया हुआ सावधि ऋण, टर्म लोन बोरोड ओनली, ये सभी जो होते हैं आपके फंड का सोर्स होते हैं। जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आपके पास जो मकान, ज़मीन, जो कुछ होता है आप उसे बेचते हो, ठीक है, या फिर आप क्या करते हो कि आप ब्याज कर्जा लेते हो, या फिर आप क्या करते हो, अगर आपकी कंपनी है तो आप शेयर इशू करते हो जिसमें लोग पैसा लगाते हैं, आपके शेयर खरीदते हैं और आपको पैसा मिलता है। अ यूनिक सिंबल दैट इज़ पार्ट ऑफ ब्रांड इज़ रिफर्ड
2S एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का हिस्सा होता है। देखो कितनी बड़ी बात है, बल दैट इज़ पार्ट ऑफ ब्रांड इज़ रिफर टू, एक अनूठा प्रतीक जो ब्रांड का एक हिस्सा होता है के रूप में जाना जाता है, तो वो आपके लोगो के रूप में जाना जाता है। किसी भी ब्रांड का अपना एक लोगो होता है, आपने देखा होगा, जैसे कि प्यूमा का लोगो क्या है, चीता है, और एडिडास का लोगो आप उसके कपड़ों पे देख सकते हो, एक ट्रायंगुलर टाइप का कुछ रहता है। ऐसे ही हर एक ब्रांड का अपना एक लोगो होता है जो उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान होता है। डैश रिफर्स टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ अ गिवन फ्यूचर पीरियड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। डैश संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। तो वो है आपका बजट। बजट क्या करता है, एक ऐसे बजट जो है आपको न्यूमेरिकल में यानी कि संख्याओं में आपको जो है भविष्य में कितना क्या खर्चा होना है ये सारे आपको पहले ही बता देता है। ठीक है, संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि में अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है कि हमें भविष्य में कितने पैसे की आवश्यकता हो सकती है, ये हमें बजट बताता है। When a buyer buys a share from the seller on X dividend date, who will receive the dividend? जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा? तो जो आपका सेलर है, जो विक्रेता है, वही लाभांश प्राप्त करेगा ना। वन सेकेंड जो आपका सेलर है वही आपका लाभांश प्राप्त करेगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो कि जब कोई क्रेता है, बायर है, वो लाभांश रहित दिनांक पर, अभी जो है आपकी एक्स डिविडेंड डेट, ठीक है, कब कर रहा है वो, एक्स डिविडेंड डेट, लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है। ठीक है, कोई एक सेलर है जो शेयर बेच रहा है, उससे उसने शेयर खरीदे, तो जो डिविडेंड है, जो लाभांश है, वो किसे प्राप्त होगा, वो सेलर को प्राप्त होगा, क्योंकि इनिशियली शेयर उसी के नाम पर थे ना। फिर आता है इन विच ऑफ दीज individual evaluation method is the evaluator asked to describe the strong and weak aspect of employee behavior। इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमज़ोर पहलुओं का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो वो आपका होता है निबंध मूल्यांकन। ऐसे मूल्यांकन मतलब आपको डिटेल में उस कर्मचारी के ऊपर एनालिसिस करना है और उसके बारे में सारी कमज़ोरियाँ, सारी उसकी अच्छाइयाँ, सब कुछ बताना है। तो ये आप कब बता पाओगे, जब आप उसका डिटेल में एनालिसिस करोगे, इवैल्यूएशन करोगे। डैश मैनेजमेंट स्टाइल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लो कंसर्न फॉर पीपल एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। तो ये आपकी होती है लेसेस फेयर, अबंधता, हस्तक्षेपी। ठीक है, क्या है इसमें लेसेस फेयर या अबंधता अच्छेपी क्या होता है। स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो कंसर्न फॉर पीपल एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है, तो वो आपकी होती है लेसेस फेयर। अबंधता, हस्तक्षेपी। ठीक है, इसमें हस्तक्षेप सबसे कम होता है। डैश पर्सन टेंड टू बी ऑब्जेक्टिव, एनालिटिकल एंड इम्पर्सनल इन डिसीजन एंड जजमेंट। व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है। किसमें, थिंकिंग या चिंतनशीलता में। ठीक है, क्या होता है कि पर्सन टेंड्स टू बी ऑब्जेक्टिव, एनालिटिकल एंड इम्पर्सनल इन डिसीजन एंड जजमेंट। जब वो अपनी उसकी थिंकिंग होती है
तो पर्सन जो होता है वो कैसा हो जाता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एनालिटिकल होता है और इम्पर्सनल होता है डिसीजन मेकिंग में और जजमेंट में, जब वो चिंतनशील होता है तब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड। तो जो है ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद एग्जाम में कि पहले आपका कि शॉप फ्लोर वर्कर्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं। तो ये आपके लो लेवल या निम्न स्तर के होते हैं, जो शॉप फ्लोर कार्यकर्ता होते हैं ये आपके निम्न स्तर पर होते हैं। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है। तो अनसिक्योर्ड टर्म लोन्स, अनसिक्योर्ड टर्म लोन्स जो होते हैं ये बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है। सिक्योर्ड टर्म लोन्स, अनसिक्योर्ड टर्म्स लोन्स जो है ये आपके कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है। अनसिक्योर्ड टर्म लोन, असुरक्षित आवधिक ऋण जो है ये आपकी कार्यशील पूंजी का, ये आपकी कार्यशील पूंजी नहीं है। जबकि जो है आपके डिस्काउंट ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिलों की भुनाई और बैंक ओवरड्राफ्ट और कमर्शियल पेपर, ये जो है आपके कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का सोर्स है। वर्किंग कैपिटल अगर आपको रेस करना है, मतलब आपको व्यापार को चलाने के लिए अगर आपको पूंजी की आवश्यकता है जिसे कार्यशील पूंजी कहते हैं, तो उसके स्रोत में आप जो है आपके कमर्शियल पेपर हैं वो हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट यूज़ हो सकता है और बिलों की भुनाई की जा सकती है। ये जो है आपका कि असुरक्षित आवधिक ऋण ये नहीं है इसका आपका वर्किंग कैपिटल का स्रोत, क्योंकि असुरक्षित ऋण कोई क्यों लेगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, द टाइम गैप बिटवीन द पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड एंड कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम सेल्स इज रिफर्ड एज द। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को डैश जाना जाता है। क्या जाना जाता है, कैश साइकिल जाना जाता है। ठीक है, जो आपका कच्चे माल की खरीद करी गई है और उसके बाद में उसको मैन्युफैक्चर करके उसे बेचा गया है, माल को माल से जो आपका उत्पाद है कंपनी का, कच्चे माल से वो बना करके और फिर उसको जब बेचा जाता है, जो आपका अंतिम उत्पाद है उसको बेचा जाता है, फिर उससे जो नकदी वसूल की जाती है। ठीक है, तो कच्चे माल की खरीदी में आपका किया गया व्यय और आपके जो अंतिम उत्पाद है उसको बेचने के बाद में प्राप्त नकदी की वसूली, इनके बीच का जो समय अंतराल होता है इसे कहा जाता है कैश साइकिल या फिर नगद चक्र। ठीक है, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनहेंसेस द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एनहेंसेस द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज़। संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है। तो कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। Which of the following step is necessary in the human resource planning process every year to incorporate changes in it to make it more useful? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन से चरण आवश्यक हैं जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं। तो वो है आपके रिव्यूइंग प्रोसेस, प्रक्रिया की समीक्षा करना। प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी तभी तो जो है आपके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको और ज़्यादा यूज़फुल बनाया जा सकेगा
क्योंकि समीक्षा करने से कमियां पता चलेंगी और उन कमियों को सुधारा जाएगा, तो फिर आगे और बेहतर काम किया जा सकता है। डैश इज़ अ टेंडेंसी टू जज पीपल बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू विच ही बिलोंग्स। लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं। ठीक है, तो वो आपकी क्या है, वो है आपकी स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िबद्धता। ठीक है, ये क्या है होती है रूढ़िबद्धता या स्टीरियोटाइपिंग। ये जो है लोगों को आंकड़े की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के अवगमन पर आधारित है जिससे वह संबंधित है। मतलब कि कोई भी इंसान जो है जब वो किसी एक ग्रुप को बिलोंग करता है तो जो है फिर उसे उसी ग्रुप के बिहेवियर के हिसाब से वैसा ही समझा जाता है। भले ही हो सकता है वो इंसान अच्छा हो और उसमें कुछ अच्छी आदत, तो ये मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति उस ग्रुप का सदस्य है तो वो वैसा ही होगा जैसा वो ग्रुप है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िबद्धता। एक रूढ़ी वाली सोच होती है एक ग्रुप के प्रति। शेयर सम इनबॉर्न पर्सनालिटी ट्रेट्स। कौन सा सिद्धांत से माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज अंतर्जात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं? तो वो है आपका ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। ठीक है, जो आपका बताता है कि जो लीडर्स होते हैं उनमें कुछ जन्मजात क्या होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, कुछ ऐसी उनके अंदर आदतें होती हैं, कुछ ऐसे उनमें गुण होते हैं, लक्षण होते हैं जो जन्मजात होते हैं किसी भी लीडर में। तो ये आपकी ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप बताती है, नेतृत्व की विशेषक सिद्धांत ये चीज़ बताता है। फिर आता है the practices and policies of government refers to, 1 minute friends, हाँ, द प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट रिफर्स टू, सरकार की नीतियाँ और कार्य इसे संदर्भित करते हैं। तो सरकार की नीतियाँ और कार्य जो हैं वो आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक पर्यावरण को संदर्भित करेंगे, क्योंकि जो है सरकार सिर्फ और सिर्फ कल्चर पे तो ध्यान देगी नहीं, सिर्फ मार्केटिंग पे या फिर सिर्फ फिजिकल पे, बट आपका जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है इसमें सब कुछ आ जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर and correct activities of subordinate to ensure that events conform to plans। निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजना के अनुरूप है? तो ये है आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, योजना के अनुरूप कार्यक्रम चल रहा है या नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि मापने जैसे वर्ड्स जहाँ आ जाएं तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट या मेजर। देखो यहाँ पर आ गया तो वो कंट्रोलिंग ही होगा। डैश रिफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स आ सुपीरियर कैन मैनेज इफेक्टिवली। एक अधीनस्थ कर्मचारी की संख्या को संदर्भित करता है जिसका प्रबंध प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। तो वो है आपका नियंत्रण विस्तृत। यूनिटी ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, सॉरी यूनिटी ऑफ कंट्रोल नहीं, स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब कितने लोगों को एक लीडर अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। मतलब इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि कोई भी लीडर है तो आपको उसको इससे ज़्यादा सबऑर्डिनेट नहीं देने चाहिए, वरना वो उन सबको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऑफ अ मशीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मशीन की खरीदारी किसका उदाहरण है? तो मशीन जो है ये आपकी क्या होती है, कैपिटल होती है, और उस पर किया गया खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि पूंजी व्यय होता है। Operating leverage measures the effect of change in dash and operating capacity of EBIT। परिचालन प्रभावन डैश में परिवर्तन के कारण को मापता है और EBIT पर क्षमता का संचालन करता है। तो वो है आपका सेल्स क्वांटिटी, विक्रय परिमाप। ठीक है, जो आपका परिचालन प्रभावन जो है आपका विक्रय परिमाण को, सेल्स की जो भी आपकी क्वांटिटी आई है उसमें जो भी आपके चेंजेस हैं, क्यों वो चेंजेस आए हैं, और EBIT पर क्षमता का संचालन करता है। ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स क्वांटिटी एंड ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ EBIT। ठीक है, आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है ये क्या देखता है कि जो आपकी सेल्स है वो कम या ज़्यादा क्यों हुई है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग
क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका बुक कीपिंग या बही खाता लेखन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। लेखन के अभिलेखन, लेन देन की अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे बुक कीपिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन, तो इसे क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं, बही खाता मेंटेन करना। द प्रैक्टिस ऑफ omitting पैसे एंड देन राउंडिंग ऑफ द फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ने और फिर आंकड़ों का निकटन करना डैश पर आधारित होता है। तो ये आपका होता है मटेरियल कॉन्सेप्ट या मद्दा अवधारणा पर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले जो आपने जो वित्तीय, आपका जो भी पैसे हैं, वित्तीय विवरण है, उसमें आपने कुछ पैसे जो हैं वो छोड़ दिए हैं, और फिर जो है आपने आंकड़ों को जैसे हम करते नहीं है कि मान लो आपका 5,790 रुपये हो रहे हैं, तो हम क्या कह देते हैं 5,800। यही वाली बात यहाँ पे हो रही है कि राउंड फिगर्स में काउंटिंग करना, तो उसे कहा जाता है आपका मटेरियल कॉन्सेप्ट या मद्दा अवधारणा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट में देखना है कि स्टेटमेंट ए और बी में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट ए कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रिफर्स टू परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड एलोकेशन ऑफ रिवॉर्ड्स अमंग इंडिविजुअल। वितरणात्मक न्याय क्या कहता है कि व्यक्तियों के बीच राशि की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता और पुरस्कारों का आवंटन करने से संदर्भित करता है। क्या वितरणात्मक न्याय या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो ये कहता है कि जो भी लोगों हैं उनके बीच में आपको कोई भी अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता के साथ करें और पुरस्कारों का आवंटन करें, एलोकेशन ऑफ रिवॉर्ड्स करें अमंग इंडिविजुअल, और फेयरनेस ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो ये तो आपका ट्रू है। फिर आपका सेकंड क्या बोलता है कि प्रोसीजरल जस्टिस क्या कहता है, प्रक्रियात्मक क्या कहता है, ये वितरणात्मक था। इसमें क्या कह रहा था कि रिफर्स टू परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट, जो आपकी राशि है उसका प्रत्यक्ष निष्पक्ष होना चाहिए वो, और एलोकेशन ऑफ रिवॉर्ड्स अमंग इंडिविजुअल, साथ ही जो है पुरस्कारों का आवंटन करने से संदर्भित होता है। अब आपका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के बारे में क्या बात कर रहा है, रिफर्स टू परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, प्रोसीजर क्या कहता है कि व्यक्तियों की धारणा को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता से संदर्भित करता है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो आपकी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, तो ये गलत है, जबकि आपका ए स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाला सही है। Which of the following event can be forecasted with the help of HRP, Human Resource Planning? निम्न में से कौन सी घटना जो है पूर्व अनुमान लगाई जा सकती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HRP की सहायता से? तो आपका ये कौन सा है, एट्रिशन रेट, क्षरण दर को जो है अनुमान लगाया जा सकता है किससे, आपकी HRP प्लानिंग के फोरकास्टिंग करने से। अगर आपकी क्या एट्रिशन रेट यानी कि क्षरण दर को का आकलन लगाया जा सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज अ डैश, रोकड़ वही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक डैश है। तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, जमा राशि होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज अ डैश, रोकड़ वही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक क्या होता है, तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस या जमा राशि होता है। ठीक है, किसके हिसाब से, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर दी कैश बुक क्या होता है, तो जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, रोकड़ वही के अनुसार जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, तो ये क्या होता है, तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, या कि जमा शेष होता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक के अनुसार क्या होता है, आपका जमा शेष या आपका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जमा शेष या क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, आपका जो है आपका पासबुक के अनुसार जो ओवरड्राफ्ट है उसे क्रेडिट बैलेंस या जमा शेष कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट को। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से याद कर लो क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, और अगर क्वेश्चन आ गया और आपने गलत कर दिया तो फिर
आपको बहुत पछतावा होगा। तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, जो आपकी कैश बुक है, रोकड़ वही है, उसके हिसाब से क्या होता है, तो वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है क्रेडिट या जमा शेष, क्रेडिट बैलेंस या जमा शेष, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर फोकस्ड ऑन द सब्जेक्टिव इनर वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड आइडियाज। एक मिनट में इसको, which of the below given people are focused on subjective inner world of thoughts and feeling and ideas। नीचे दिए गए लोगों में से कौन लोग व्यक्ति निष्ठा, विचारों की भीतरी दुनिया, what नीचे दिए गए लोगों में से कौन लोग जो है व्यक्ति निष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं। तो जो आपके अंतर्मुखी लोग होते हैं, जो आपके इंट्रोवर्ट होते हैं, आपने ये हाल कुंडी क्यों नहीं लग, इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो ना ज़्यादा किसी से बात करते हैं, ना ज़्यादा अपनी भावनाओं को किसी के साथ शेयर करते हैं, वो गुमसुम से जो लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। अंतर्मुखी, विच ऑफ दीज स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ वर्कर एट द शॉप फ्लोर लेवल। इनमें से कौन सा कौशल जो है वो दुकान के भूमि तल स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, तो वो है आपका तकनीकी कौशल। जब आप कोई काम कर रहे होते हो शॉप फ्लोर पर, तो वो आप वहाँ पर आपकी टेक्निकल स्किल्स या आपकी तकनीकी कौशल काम आता है। द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक इज डिटरमाइंड बाय डैश। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजारी मूल्य डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो आपका शेयर है उसका बाजारी मूल्य कैसे निर्धारित किया जाएगा कि जो शेयर है उसकी खरीदी और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा किसी भी चीज़ की जो डिमांड रहती है और उसकी जो सप्लाई होती है, उससे ही उसके वैल्यू या उसकी शेयर उसकी कीमत पता चलती है। यहाँ तो शेयर की बात हो रही है। अगर आप शेयर के अलावा कोई भी चीज़ देखोगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे तो एक टाइम के बाद में उसका प्राइस बढ़ने लगेगा क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो वही चीज़ शेयर में भी अप्लाई होती है। अगर ज़्यादा लोग उसे बेचेंगे तो खरीदने वाले नहीं मिलेंगे, और जब खरीदने वाले नहीं मिलेंगे तो फिर उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। द वर्बल पार्ट ऑफ अ ब्रांड, द पार्ट दैट कैन बी स्पोकन और रिटन इज नोन एज। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है, डैश के नाम से जाना जा सकता है। तो वो है आपका ब्रांड नेम। ब्रांड नेम ही होता है जिसे जो है आप बोल सकते हो, ये लिख सकते हो, और वो आपकी पहचान होता है। तो क्या होगा, ब्रांड नेम होगा। ब्रांड का जो निशान है उसे ड्रॉ किया जाता है, उसे बोला नहीं जाता है। लोगों को भी नहीं बोल सकते हो, पेटेंट को भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन जो ब्रांड नेम है इसे आप अपने मुंह से बोल सकते हो। प्यूमा है, हुंडई है, सुजुकी है, जो भी है आप आराम से बोल सकते हो। Coordinates a complex set of activities to accomplish important non-recurring goals. डैश महत्वपूर्ण अनावृत्ति लक्षणों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। तो वो आपका प्रोग्राम या कार्यक्रम होता है जो आपका क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बीच में, ताकि जो है आपका जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक प्रोग्राम ही तो बनाते हो, एक कार्यक्रम ही तो बनाते हो, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। प्रॉफिट और सन्ड्री क्रेडिट, सन्ड्री डेब्ट एंड द लाइक कैन बी मेजर्ड थ्रू लाभ, विविध लेन देन, विविध देनदार और इनके समान रूप डैश के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं। किसके माध्यम से मापित किए जा सकते हैं, फिनेंशियल कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से, वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर दी कैश बुक क्या होता है, तो जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, रोकड़ वही के अनुसार जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, तो ये क्या होता है, तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, या कि जमा शेष होता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश बुक के अनुसार क्या होता है, आपका जमा शेष या आपका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जमा शेष या क्रेडिट बैलेंस क्या होता है आपका, जो है आपका पासबुक के अनुसार जो ओवरड्राफ्ट है उसे क्रेडिट बैलेंस या जमा शेष कहा जाता है,
बैंक ओवरड्राफ्ट को, ठीक है। एक बार फिर से अच्छे से याद कर लो क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, और अगर क्वेश्चन आ गया और आपने गलत कर दिया तो फिर आपको बहुत पछतावा होगा। तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, जो आपकी कैश बुक है, रोकड़ वही है, उसके हिसाब से क्या होता है, तो वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है क्रेडिट या जमा शेष, क्रेडिट बैलेंस या जमा शेष, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर फोकस्ड ऑन द सब्जेक्टिव इनर वर्ल्ड ऑफ थॉट्स फीलिंग एंड आइडियाज। एक मिनट में इसको, which of the below given people are focused on subjective inner world of thoughts and feeling and ideas। नीचे दिए गए लोगों में से कौन लोग व्यक्ति निष्ठा, विचारों की भीतरी दुनिया, what नीचे दिए गए लोगों में से कौन लोग जो है व्यक्ति निष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं। तो जो आपके अंतर्मुखी लोग होते हैं, जो आपके इंट्रोवर्ट होते हैं, आपने ये हाल की कुंडी क्यों नहीं लग, इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो ना ज़्यादा किसी से बात करते हैं, ना ज़्यादा अपनी भावनाओं को किसी के साथ शेयर करते हैं, वो गुमसुम से जो लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। अंतर्मुखी, विच ऑफ दीज स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ वर्कर एट द शॉप फ्लोर लेवल। इनमें से कौन सा कौशल जो है वो दुकान के भूमि तल स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, तो वो है आपका तकनीकी कौशल। जब आप कोई काम कर रहे होते हो शॉप फ्लोर पर, तो वो आप वहाँ पर आपकी टेक्निकल स्किल्स या आपकी तकनीकी कौशल काम आता है। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक इज डिटरमाइंड बाय डैश। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजारी मूल्य डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो आपका शेयर है उसका बाजारी मूल्य कैसे निर्धारित किया जाएगा कि जो शेयर है उसकी खरीदी और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा किसी भी चीज़ की जो डिमांड रहती है और उसकी जो सप्लाई होती है, उससे ही उसके वैल्यू या उसकी कीमत पता चलती है। यहाँ तो शेयर की बात हो रही है। अगर आप शेयर के अलावा कोई भी चीज़ देखोगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे तो एक टाइम के बाद में उसका प्राइस बढ़ने लगेगा क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो वही चीज़ शेयर में भी अप्लाई होती है। अगर ज़्यादा लोग उसे बेचेंगे तो खरीदने वाले नहीं मिलेंगे, और जब खरीदने वाले नहीं मिलेंगे तो फिर उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। द वर्बल पार्ट ऑफ अ ब्रांड, द पार्ट दैट कैन बी स्पोकन और रिटन इज नोन एज। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है, डैश के नाम से जाना जा सकता है। तो वो है आपका ब्रांड नेम। ब्रांड नेम ही होता है जिसे जो है आप बोल सकते हो, ये लिख सकते हो, और वो आपकी पहचान होता है। तो क्या होगा, ब्रांड नेम होगा। ब्रांड का जो निशान है उसे ड्रॉ किया जाता है, उसे बोला नहीं जाता है। लोगो को भी नहीं बोल सकते हो, पेटेंट को भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन जो ब्रांड नेम है इसे आप अपने मुंह से बोल सकते हो। प्यूमा है, हुंडई है, सुजुकी है, जो भी है आप आराम से बोल सकते हो। Coordinates a complex set of activities to accomplish important non-recurring goals। डैश महत्वपूर्ण अनावृत्ति लक्षणों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। तो वो आपका प्रोग्राम या कार्यक्रम होता है जो आपका क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बीच में, ताकि जो है आपका जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक प्रोग्राम ही तो बनाते हो, एक कार्यक्रम ही तो बनाते हो, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। प्रॉफिट और सन्ड्री क्रेडिट, सन्ड्री डेब्ट एंड द लाइक कैन बी मेजर्ड थ्रू लाभ, विविध लेन देन, विविध देनदार और इनके समान रूप डैश के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं। किसके माध्यम से मापित किए जा सकते हैं, Financial conflicts, sundry credit, sundry debt and the like can be measured through लाभ, विविध लेन देन, विविध देनदार और इनके समान रूप के जितने भी अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उन्हें किस में मापते हैं, तो ये आपके फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम में, वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में मेजर करेंगे। ठीक है, फिर आता है द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग in group efficiently employ resources is called। वातावरण
के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, वह क्या कहलाता है? तो वो आपका मैनेजमेंट कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। आप वही तो पढ़ रहे हो कि आप एक वातावरण में क्या करते हो, वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को ढालते हो, या फिर जो आपका लक्ष्य होता है उसके अकॉर्डिंग अपना वातावरण बनाते हो, ठीक है। और जो है आपके उसको मेंटेन करके चलते हो, और जितने भी आप लोग साथ में मिलकर के किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे होते हो, तो वो सभी अपना बेस्ट देते हैं, अपनी पूरी स्किल्स, अपने पूरे जो उनके अंदर जो भी कौशल होता है वो पूरा उसमें लगा देते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपके मैनेजमेंट का ही तो पार्ट है। Capital invested by the owner is shown as liability in the balance sheet due to dash in an accounting. लेखांकन में डैश की वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया गया है। पृथक सत्व अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अ ओनर इज नोन एज लायबिलिटी। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक अलग निकाय है, और जो व्यक्ति है, जो बिजनेसमैन है, जिसका वो खुद का व्यापार है, वो एक अलग है ना। तो मान लो कि बिजनेसमैन के पास में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपके व्यापार की नहीं है, व्यापार के पास 500 करोड़ रुपए नहीं है। अगर व्यापार के पास में 500 करोड़ रुपए हैं और जो बिजनेसमैन है उसके ऊपर कर्जा है, तो वो ये नहीं कह सकता है कि मेरा इतना बड़ा व्यापार है उसमें से मैं उसे चुका दूंगा, नहीं, वो दोनों अलग अलग है, व्यापार अलग होता है और व्यक्ति अलग होता है, ठीक है। इस वजह से जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, इस वजह से जो है अगर कोई भी व्यापारी है वो किसी भी जो है आपका पूंजीगत वस्तु को खरीदने के लिए, कैपिटल में के लिए इन्वेस्ट करता है, मान लो उसने अगर मशीन खरीदी है या उसने कुछ भी खरीदा है, तो वो उसे जो है किसमें, लायबिलिटी में लिखता है। क्यों? क्योंकि उसका तो वो खर्चा हुआ है ना। इस वजह से भले ही आपकी कंपनी को एसेट मिला है, लेकिन व्यापारी का क्या हुआ है, खर्चा हुआ है, उसका क्या है, उसे भुगतान करना है उसका, ठीक है। देखिए आप पढ़िए, अब समझ में आ जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अ ओनर इज शोन एज अ लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ कैरियर प्लानिंग includes the attitudinal characteristics that guide people throughout their career। जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल हैं जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देते हैं? Which of the following aspect of career planning includes the attitudinal characteristics that guide people throughout their प्लानिंग? तो ये आपका होता है कैरियर एंकर या आपका जीविका स्थिरक, ठीक है। ये आपको क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं किस चीज़ के लिए, आपके जो कैरियर प्लानिंग हो रही है उसके लिए। एस्पेक्ट ऑफ कैरियर प्लानिंग इंक्लूड दी एटीट्यूडनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गाइड पीपल थ्रू आउट देयर कैरियर। उनके जो भी कैरियर की उनकी पूरी जर्नी होती है उसमें ये उन्हें गाइड करते हैं। जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल हैं जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देते हैं? तो वो आपका है जीविका एंकर या जीविका स्थिरक। एरिस्टोक्रेट इंट्रोड्यूस सूटकेसेस विथ व्हील्स। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, पहिए के साथ में सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोक्रेट ने की थी। यह किसका उदाहरण है? ये है आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स का, संदर्भित उत्पाद का। मतलब आपका सूटकेस तो पहले ही आते थे, लेकिन आपने उसमें पहिए लगा दिए हैं, तो ये आपने क्या किया, उसमें कुछ नया वैल्यू एडिशन कर दिया, कुछ ऑगमेंटेशन कर दिया। विच कॉन्सेप्ट एडवांस द आर्ग्यूमेंट दैट कंज्यूमर्स विल प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो ये है आपकी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि आपकी विपणन अवधारणा का। ये कहता है कि जो उपभोक्ता है उसे
जो है आपके बहुत इजीली जो प्रोडक्ट मिल जाएं, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी वेटिंग करनी पड़ रही है उसके लिए, और वो सस्ते भी होने चाहिए। तो ऐसे उत्पाद लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। कुछ उत्पाद होते हैं जिनमें ये एक्सेप्शन होता है कि उन्हें जो है वेटिंग करना अच्छा लगता है, उसके लिए ज़्यादा कीमत देना अच्छा लगता है। जैसे कि डायमंड महंगा होता है तो लोग डायमंड को खरीद करके बहुत ज़्यादा अपने आप में खुश होते हैं, तो वो एक अलग कैटेगरी के गुड्स होते हैं। बट अगर आमतौर पे बात की जाए तो बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार ना करना पड़े और बहुत ज़्यादा महंगे भी ना हो। प्रोडक्टिविटी इज़ एक्सप्रेस्ड एज, उत्पादकता को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो वो है आपका इनपुट आउटपुट। ठीक है, उत्पादकता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आउटपुट और इनपुट के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ कैरियर प्लानिंग includes the attitudinal characteristics that guide people throughout their career? जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल हैं जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देते हैं? Which of the following aspect of career planning includes the attitudinal characteristics that guide people throughout their planning? तो ये आपका होता है कैरियर एंकर या आपका जीविका स्थिरक। ठीक है, ये आपको क्या करते हैं? आपको गाइड करते हैं किस चीज़ के लिए? आपके जो कैरियर प्लानिंग हो रही है उसके लिए। एस्पेक्ट ऑफ कैरियर प्लानिंग इंक्लूड दी एटीट्यूडनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गाइड पीपल थ्रू आउट देयर कैरियर। उनके जो भी कैरियर की उनकी पूरी जर्नी होती है उसमें ये उन्हें गाइड करते हैं। जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल हैं जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देते हैं? तो वो आपका है जीविका एंकर या जीविका स्थिरक। एरिस्टोक्रेट इंट्रोड्यूस सूटकेसेस विथ व्हील्स। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, पहिए के साथ में सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोक्रेट ने की थी। यह किसका उदाहरण है? ये है आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स का, संदर्भित उत्पाद का। मतलब आपका सूटकेस तो पहले ही आते थे लेकिन आपने उसमें पहिए लगा दिए हैं, तो ये आपने क्या किया? उसमें कुछ नया वैल्यू एडिशन कर दिया, कुछ ऑगमेंटेशन कर दिया। Which concept advance the argument that consumers will prefer products that are widely available and inexpensive? किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो ये है आपकी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि आपकी विपणन अवधारणा का। ये कहता है कि जो उपभोक्ता है उसे जो है आपके बहुत इजीली जो प्रोडक्ट मिल जाएं, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी वेटिंग करनी पड़ रही है उसके लिए, और वो सस्ते भी होने चाहिए। तो ऐसे उत्पाद लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। कुछ उत्पाद होते हैं जिनमें ये एक्सेप्शन होता है कि उन्हें जो है वेटिंग करना अच्छा लगता है, उसके लिए ज़्यादा कीमत देना अच्छा लगता है। जैसे कि डायमंड महंगा होता है तो लोग डायमंड को खरीद करके बहुत ज़्यादा अपने आप में खुश होते हैं, तो वो एक अलग कैटेगरी के गुड्स होते हैं। बट अगर आमतौर पे बात की जाए तो बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार ना करना पड़े और बहुत ज़्यादा महंगे भी ना हो। प्रोडक्टिविटी इज़ एक्सप्रेस्ड एज, उत्पादकता को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो वो है आपका इनपुट आउटपुट। ठीक है, उत्पाद मतलब ये है कि आपने कितना इनपुट दे करके कितना आउटपुट लिया है, तो वो जो निकलेगी वैल्यू वो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। जैसे कि आपने 2 रुपये का निवेश करके 5 रुपये का आउटपुट लिया है। ठीक है, आपको जो उसकी रिवर्स वैल्यू मिली वो आपको 5 रुपये मिली। 2 रुपये आपने लगाए थे और आपको कितने रुपए मिले बदले में? 5 रुपये मिले, तो 3 रुपये आपका प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। फिर आता है जस्ट इन टाइम। ये एक जापानीज अवधारणा है। जस्ट इन टाइम इज़ अ टेक्निक दैट originated in Japan and used for just in time तकनीक जापान में आरंभ हुई और इसका इस्तेमाल डैश के लिए होता है। तो ये आपका किसके लिए होता है? कि आपका ऑप्टिमाइजिंग द आउटले ऑन इनकमिंग सप्लायर्स, आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए होता है।
आपका जस्ट इन टाइम टेक्निक, ये आपकी जापानी टेक्निक है। ऑप्टिमाइजिंग द आउटले ऑन इनकमिंग सप्लाईज, आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए। What is the best term to describe the process of attempting to influence other people to attain the organization's objectives? संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा है? तो वो है आपका लीडिंग या नेतृत्व का। कौन सा है? लीडिंग या नेतृत्व का है। संगठन के जो भी उद्देश्य हैं, अगर आपको उन्हें पाना है और जो है आपको उसको पाने के लिए आप अकेले तो नहीं पा सकते हो, तो बहुत सारे लोगों के साथ जब आप मिलकर काम कर रहे हो तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि आपको देख कर के लोग प्रयास जो है इम्प्रेस हो, प्रभावित हो और वो जो है आपका साथ दें। ठीक है, लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा है? आपका लीडरशिप है। किसके लिए है? एक बार फिर से देख लो कि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं है कि आप उन्हें जो है एवं ही इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उन्हें ऐसे ही अपना प्रभाव दिखा रहे हो, बल्कि आप अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रभावित कर रहे हो। तो वो डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स, रोकड़ वही में डेबिट शेष का अर्थ है फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, अनुकूल शेष जो होता है ये आपके कैश बैलेंस में डेबिट शेष के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज प्रीवियसली परफॉर्म्ड अ फंक्शन एज इट्स एक्टिविटी डिसाइड्स टू आस्क अनदर कंपनी यूजुअली अब्रॉड to perform it on their behalf and enters into a contract. What is the process called? ठीक है, तो ये आपकी आउटसोर्सिंग प्रोसेस होती है। जो आपने बीपीओ वगैरह आजकल जो चल रहे हैं वो सब इसी प्रोसेस पे चल रहे हैं। बीपीओ का फुल फॉर्म ही होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, इसमें ये रहता है कि एक कंपनी किसी विदेशी कंपनी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमारे बिहाफ पर हमारी कंपनी का ये काम कर दीजिए। जैसे कि मान लो अकाउंट्स मेंटेन करना है, ठीक है, तो ये अगर वो अपनी कंट्री में करा रहे हैं तो उन्हें महंगा पड़ रहा है, अगर वो बाहर से करवा लेते हैं तो उन्हें सस्ता पड़ जाता है। या फिर हमारे लिए रिक्रूटमेंट कर दीजिए। तो ये सारे काम जो रहते हैं, छोटे मोटे जो नॉर्मल काम हैं, रूटीन वर्क जो रहते हैं वो करवा लेते हैं बाहर से। जो हमारे बीपीओ आजकल जो चल रहे हैं ये मेनली आपका इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। ठीक है, ये जो आपकी टेली कॉलिंग के काम होते हैं ये सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्री टू लेजर इन टर्म्ड एज, जनरल प्रविष्टि को बही खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है पोस्टिंग या प्रविष्टि। ठीक है, जो आपकी जनरल प्रविष्टि है उसको बही खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी पोस्टिंग या प्रविष्टिंग। जो आपकी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको पोस्ट किया जाता है किसमें? जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री से लेज़र में। ठीक है, जनरल एंट्री को बही खाते में स्थानांतरित करना या फिर आपकी जनरल एंट्री को लेज़र में ट्रांसफ़र करना आपकी पोस्टिंग कहलाता है। विच ऑफ दिस इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेस? इनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा है? तो आपका ये कौन सा है? इंटरप्रिटेशन स्टेज होता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन स्टेज जो है ये आपकी व्याख्या निर्वचन चरण होता है। विच ऑफ दिस इज़ द फोर्थ स्टेज इन परसेप्चुअल प्रोसेस? प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण आपका होता है इंटरप्रिटेशन स्टेज। प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा होगा? इंटरप्रिटेशन स्टेज, व्याख्या निर्वचन चरण। अगला क्वेश्चन है, इन डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ करेंट एसेट्स टू द फर्म, मैनेजमेंट इज confronted with a trade-off between डैश, फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन डैश के बीच के
समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। तो ये आपका होता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, लाभदायकता और जोखिम। In deciding the appropriate level of current assets for the firm, management is confronted with a trade-off between liability, लाभदायकता और जोखिम, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति में उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन जो है वो लाभदायकता और जो आपका जोखिम है उसके बीच में समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के बीच में क्या आपका डिफरेंस आ रहा है, क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है और उसमें जो रिस्क है उसमें ये अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द करेंट एसेट्स फॉर द फर्म मैनेजमेंट इज कन्फ्रंटेड विद अ ट्रेड ऑफ बिटवीन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड वित्तीय विवरण में शामिल है। वित्तीय विवरण में क्या शामिल है? केवल लाभ और हानि खाता, बैलेंस शीट या कैश फ्लो ओनली। तो ये सारे के सारे आपके आते हैं आपके प्रॉफिट एंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और आपका बैलेंस शीट, ये सारे आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण में आते हैं। द एब्रीविएशन EOQ स्टैंड्स फॉर, EOQ का संक्षिप्त जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है EOQ का? तो इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOU का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOU का फुल फॉर्म क्या होगा फ्रेंड्स? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट है आपका कि स्ट्रक्चर रिफर्स टू मैनी हायरार्कियल लेवल्स एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृत को संदर्भित करती है। तो ये है आपकी टॉल या ऊंची। टॉल ऊंची संरचना जो है ये कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृत को क्या करती है? संदर्भित करती है। जो जितना ज़्यादा टॉल होगा स्ट्रक्चर तो उससे हमें ये पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे हायरार्किकल लेवल्स हैं, मतलब बहुत सारे स्तर हैं। जब बहुत सारे स्तर रहेंगे तभी तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, मतलब नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल ऐसा है कि मतलब ऊंचाई ज़्यादा है पर आपका जो लोग हैं एक लीडर के अंडर वो कम है, तभी तो वो एक इतनी ज़्यादा ऊंची, इतनी ज़्यादा हायरार्की, इतने ज़्यादा स्तर बन रहे हैं। अगर ब्रॉड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता तो उसकी इतनी ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ पाती, इतना ज़्यादा टॉल आपका स्ट्रक्चर नहीं हो पाता और एक ही फ्लोर पे ज़्यादा लोग होते तो उसका बेस जो है वो ब्रॉड रहता। अगर आपका ब्रॉड जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता तो। फिर आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लासिफाइज कैश फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ नकदी प्रवाह विवरण नगद प्रवाह को इनके आधार पर वर्गीकृत करता है। नगद प्रवाह विवरण जो है वो नगद प्रवाह को किन के आधार पर वर्गीकरण करेगा? तो ये आपका करेगा ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, परिचालन, वित्तीय और निवेशन गतिविधि। तो इसमें क्या होगा कि आपने ऑपरेशन में कितना पैसा आपका आया गया, वित्तीय में और आपने कितना निवेश किया, इन सब गतिविधियों में कितना पैसा आया गया है, तो उसी से आपका कैश फ्लो पता चलेगा। ठीक है, ऑपरेशन में कितना खर्च हुआ है, वित्तीय में कितना, वित्त जो है फाइनेंसिंग में आपका कितना पैसा खर्च हुआ है और आपका जो निवेश है वो कितना आपने निवेश किया है। When a manager transmits the information regarding the organization to the outside world, which of the following roles is he performing? जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया When a manager transmits the information regarding the organization to outside world,
आउटसाइड वर्ल्ड, विच ऑफ फॉलोइंग रूल्स इज ही परफॉर्मिंग। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के बाहर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है तो वो निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका अदा कर रहा होता है, तो वो आपका उस टाइम पे स्पोक्समैन या प्रवक्ता होता है उस कंपनी के बिहाफ पे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज लाभप्रदाता सूचकांकों को डैश भी कहा जाता है। तो ये आपका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो या लाभ लागत अनुपात कहा जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज लाभप्रदाता सूचकांक। हे भगवान, मुझे लगा ये डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स रोकड़ वही में डेबिट शेष का अर्थ है फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, अनुकूल शेष जो होता है ये आपके कैश बैलेंस में डेबिट शेष के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज प्रीवियसली परफॉर्म्ड अ फंक्शन एज इट्स एक्टिविटी डिसाइड्स टू आस्क अनदर कंपनी यूजुअली अब्रॉड to perform it on their behalf and enters into a contract. What is the process called? ठीक है, तो ये आपकी आउटसोर्सिंग प्रोसेस होती है। जो आपने बीपीओ वगैरह आजकल जो चल रहे हैं वो सब इसी प्रोसेस पे चल रहे हैं। बीपीओ का फुल फॉर्म ही होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, इसमें ये रहता है कि एक कंपनी किसी विदेशी कंपनी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमारे बिहाफ पर हमारी कंपनी का ये काम कर दीजिए। जैसे कि मान लो अकाउंट्स मेंटेन करना है, ठीक है, तो ये अगर वो अपनी कंट्री में करा रहे हैं तो उन्हें महंगा पड़ रहा है, अगर वो बाहर से करवा लेते हैं तो उन्हें सस्ता पड़ जाता है। या फिर हमारे लिए रिक्रूटमेंट कर दीजिए। तो ये सारे काम जो रहते हैं छोटे मोटे जो नॉर्मल काम हैं, रूटीन वर्क जो रहते हैं वो करवा लेते हैं बाहर से। जो हमारे बीपीओ आजकल जो चल रहे हैं ये मेनली आपका इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। ठीक है, ये जो आपकी टेली कॉलिंग के काम होते हैं ये सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्री टू लेजर इज टर्म्ड एज। जनरल प्रविष्टि को बही खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है पोस्टिंग या प्रविष्टि। ठीक है, जो आपकी जनरल प्रविष्टि है उसको बही खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी पोस्टिंग या प्रविष्टिंग। जो आपकी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको पोस्ट किया जाता है किसमें? जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री से लेज़र में। ठीक है, जनरल एंट्री को बही खाते में स्थानांतरित करना या फिर आपकी जनरल एंट्री को लेज़र में ट्रांसफ़र करना आपकी पोस्टिंग कहलाता है। Which of this is the fourth stage of perceptual process? इनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा है? तो आपका ये कौन सा है? इंटरप्रिटेशन स्टेज होता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन स्टेज जो है ये आपकी व्याख्या निर्वचन चरण होता है। Which of this is the fourth stage in perceptual process? प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण आपका होता है इंटरप्रिटेशन स्टेज। प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा होगा? इंटरप्रिटेशन स्टेज, व्याख्या निर्वचन चरण। अगला क्वेश्चन है, इन डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ करेंट एसेट्स टू द फर्म, मैनेजमेंट इज confronted with a trade-off between dash। फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन डैश के बीच के समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। तो ये आपका होता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, लाभदायकता और जोखिम। In deciding the appropriate level of current assets for the firm, management is confronted with a trade-off between liability, लाभदायकता और जोखिम, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति में उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन जो है वो लाभदायकता और जो आपका जोखिम है
उसके बीच में समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के बीच में क्या आपका डिफरेंस आ रहा है, क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है और उसमें जो रिस्क है उसमें ये appropriate level of the current assets for the firm management is confronted with a trade-off between। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड वित्तीय विवरण में शामिल है। वित्तीय विवरण में क्या शामिल है? केवल लाभ और हानि खाता, बैलेंस शीट या कैश फ्लो ओनली। तो ये सारे के सारे आपके आते हैं। आपके प्रॉफिट एंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और आपका बैलेंस शीट, ये सारे आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण में आते हैं। द एब्रीविएशन EOQ स्टैंड्स फॉर, EOQ का संक्षिप्त जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है EOQ का? तो इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOU का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOU का फुल फॉर्म क्या होगा फ्रेंड्स? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट है आपका कि स्ट्रक्चर रिफर्स टू मैनी हायरार्कियल लेवल्स एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृत को संदर्भित करती है। तो ये है आपकी टॉल या ऊंची। टॉल ऊंची संरचना जो है ये कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृत को क्या करती है? संदर्भित करती है। जो जितना ज़्यादा टॉल होगा स्ट्रक्चर, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे हायरार्किकल लेवल्स हैं, मतलब बहुत सारे स्तर हैं। जब बहुत सारे स्तर रहेंगे तभी तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, मतलब नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल ऐसा है कि मतलब ऊंचाई ज़्यादा है पर आपका जो लोग हैं एक लीडर के अंडर वो कम हैं, तभी तो वो एक इतनी ज़्यादा ऊंची, इतनी ज़्यादा हायरार्की, इतने ज़्यादा स्तर बन रहे हैं। अगर ब्रॉड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता तो उसकी इतनी ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ पाती, इतना ज़्यादा टॉल आपका स्ट्रक्चर नहीं हो पाता और एक ही फ्लोर पे ज़्यादा लोग होते, तो उसका बेस जो है वो ब्रॉड रहता। अगर आपका ब्रॉड जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता तो। फिर आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लासिफाइज कैश फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ नकदी प्रवाह विवरण नगद प्रवाह को इनके आधार पर वर्गीकृत करता है। नगद प्रवाह विवरण जो है वो नगद प्रवाह को किन के आधार पर वर्गीकरण करेगा? तो ये आपका करेगा ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, परिचालन, वित्तीय और निवेशन गतिविधि। तो इसमें क्या होगा कि आपने ऑपरेशन में कितना पैसा आपका आया गया, वित्तीय में और आपने कितना निवेश किया, इन सब गतिविधियों में कितना पैसा आया गया है, तो उसी से आपका कैश फ्लो पता चलेगा। ठीक है, ऑपरेशन में कितना खर्च हुआ है, वित्तीय में कितना, वित्त जो है फाइनेंसिंग में आपका कितना पैसा खर्च हुआ है और आपका जो निवेश है वो कितना आपने निवेश किया है। When a manager transmits the information regarding the organization to the outside world, which of the following roles is he performing? जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया When a manager transmit the information regarding the organization to outside world, which of following rules is he performing? जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के बाहर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है तो वो निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका अदा कर रहा होता है? तो वो आपका उस टाइम पे स्पोक्समैन या प्रवक्ता होता है उस कंपनी के बिहाफ पे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज लाभ प्रदाता सूचकांक को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कहा जाता है। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड टर्म्स लोन्स आर पार्ट ऑफ। बंद पत्र, डिबेंचर और आवधिक कर्ज इसके हिस्से हैं, तो ये आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ यानी कि दीर्घकालिक देनदारियों के हिस्से हैं। क्या? बॉन्ड, डिबेंचर्स एंड टर्म लोन।
फिर आता है अगला क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड प्रिपेयर X and Y accounts for the year 2015-16. It is following a XYZ लिमिटेड वर्ष 2015-16 के लिए प्रॉफिट और लॉस खाता तैयार करता है। यह किसका अनुसरण कर रहा है? तो ये किसका अनुसरण कर रहा है? ये टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट का अनुसरण कर रहा है कि आपको एक टाइम पीरियड पे अपना खाता बनाना चाहिए। Which of the following is concerned with an individual's general attitude towards his or her job? निम्नलिखित में से क्या उसके या उसकी कार्य के प्रति व्यक्ति की समान दृष्टिकोण से संबंधित है?